हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विद मी। एंड आज हम लोग देख रहे हैं सेल वॉल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एंड दिस इज द चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था सेल मेम्ब्रेन के बारे में। एंड लेट अस कंटिन्यू विद द सेल वॉल। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सेल वॉल क्या है? इट इज़ अ नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर कॉल्ड द सेल वॉल। ठीक है, इट इज़ अ नॉन लिविंग, वेरी इंपॉर्टेंट, cell wall is a non-living structure. It is very rigid, okay, and that forms an outer covering for the plasma membrane of fungi and plants. देखो ये दो पॉइंट्स क्यों मेंशन करे उन्होंने, fungi and plants, because it is not found in animal cells. ठीक है, animal cells don't have cell wall, only plant cell and fungi cell. In eukaryotes they have cell wall, whereas prokaryotes they have cell wall, है ना, bacteria they have cell wall, right? But in eukaryotes only fungi and plants they have cell wall. सेल वॉल नॉट ओनली गिव शेप टू द सेल, देखो अब इसके फंक्शंस उन्होंने एक्सप्लेन किए क्या क्या है। इट गिव्स शेप टू द सेल, प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन, हेल्प्स इन सेल टू सेल इंटरेक्शन, प्रोवाइड्स बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स। माइक्रोमोलिक्यूल्स से कौन डील कर रहा था? इट वॉज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना, सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन था। बट मैक्रोमोलिक्यूल्स को कौन कंट्रोल करेगा? इट इज आर सेल वॉल। ठीक है, सो what all things did we study about cell wall? It is a non-living rigid structure, forms an outer covering for after plasma membrane for fungi and plants. ठीक है, देन उसके फंक्शंस क्या क्या है देखो, लेट्स राइट इट। ठीक है, पहला तो वो शेप देगा, इट गिव्स शेप टू द सेल। सेकेंड, इट प्रोटेक्ट्स द सेल। ठीक है, प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम मैकेनिकल स्ट्रेस एज वेल एज इन्फेक्शंस। ठीक है, इट हेल्प्स इन सेल टू सेल इंटरेक्शन। नंबर 3, इंटरैक्शन, मतलब कॉन्टैक्ट कम्युनिकेशन में, सो इट हेल्प्स इन सेल टू सेल इंटरैक्शन। उसके बाद प्रोवाइड करेगा बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स। फोर्थ, इट एक्ट्स एज अ बैरियर। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स आपको याद रखनी है। ठीक है, स्टेटमेंट बिट क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो अलगे दे हैव सेल वॉल। देखो अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बहुत ज़्यादा। अलगे दे हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ, algal cell wall is made up of cellulose, galactans, mannans and minerals like calcium carbonate. ठीक है, so this one is like important now कि algae, in algae the cell wall is made up of what all things? Number 1, cellulose। देखो cellulose तो हर एक में होने वाला है। ठीक है, उसके बाद it contains galactans, these are chemical compounds, okay, galactans, mannans and mineral कौन सा है? कैल्शियम कार्बोनेट। देखो CaCO3 क्या है? इट इज़ अ मिनरल। ओके, सो अल्गल सेल वॉल इट इज मेड ऑफ सेल्यूलोज, गैलेक्टेंस, मनान्स एंड मिनरल लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, उसके बाद इन प्लांट्स, अब जो प्लांट का सेल वॉल है वो किससे बना है? प्लांट्स इट कंसिस्ट ऑफ सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन्स, प्रोटीन्स। ठीक है, प्लांट सेल वॉल इट कंसिस्ट ऑफ, देखो इन प्लांट्स द सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ what all things? It consists of cellulose, जैसे कि मैंने बोला कि सेलुलोज हर एक में है। ठीक है, सेल्यूलोज, उसके बाद है हेमी सेल्यूलोज, उसके बाद है पेक्टिन्स एंड लास्ट इज प्रोटीन्स। ठीक है, अलगल सेल वॉल सेल्यूलोज, गैलेक्टेंस, मनान्स, कैल्शियम कार्बोनेट। प्लांट सेल वॉल सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन्स एंड प्रोटीन्स। इजी। ओके, देन द सेल वॉल ऑफ अ यंग प्लांट। ठीक है, यंग प्लांट्स में सेल वॉल ऑफ यंग प्लांट इट इज द primary wall. It is capable of growth which gradually diminishes as the cell matures. And secondary wall, कौन सा wall form हो गया प्राइमरी के बाद? secondary wall is formed on the, this is very important, नीट में पूछा जाएगा, on the inner, that is membrane side of the cell। मतलब क्या? देखो this is primary wall, ठीक है, सेकेंडरी वॉल जो है इट इज़ गोइंग टू फॉर्म ऑन द इनर साइड। ठीक है, सेकेंडरी वॉल इज ऑन द इनर साइड एंड सेकेंडरी वॉल के अंदर क्या होगा? सेकेंडरी वॉल के अंदर होगा अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, सबसे बाहर प्राइमरी वॉल, फिर सेकेंडरी वॉल, अंदर क्या होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नीट में बहुत सी बार पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट द मिडल लैमेला। व्हाट इज मिडल लैमेला? इट इज़ अ लेयर मेनली मेड अप ऑफ कैल्शियम पेक्टेट। ठीक है, इट इज मेड ऑफ कैल्शियम पेक्टेट। अब देखो ये जो मिडल लैमेला है, ओके, व्हाट इज मिडल लैमेला? इट इज अ लेयर। ओके, मिडल लैमेला इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम पेक्टेट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ठीक है, कैल्शियम पेक्टेट। अब उसका काम क्या है मिडल लैमेला का? ओके, समथिंग फंक्शन इट शुड हैव ना। ओके, सो व्हाट इज द फंक्शन? इट ग्लूज, मतलब पकड़ के रखेगा, होल्ड्स और ग्लूज द डिफरेंट नेबरिंग सेल्स टुगेदर। जो आसपास के जो सेल्स है उसको पकड़ के रखने का काम किसका है?
इट इज़ ऑफ मिडल लैमेला. लाइक अब ये दो, अब 4 ये सेल्स है, तो उसको पकड़ के कौन रखेगा? ये सेंट्रल ग्लू, दैट इज कैल्शियम पेक्टेट, दैट इज मिडल लैमेला. ओके, ठीक है. उसके बाद सेल वॉल एंड मिडल लैमेला मे बी ट्रांसवर्स्ड बाय प्लाज्मोडेस्माटा. देखो मतलब ट्रांसवर्स मतलब उसमें से छेद करके जाएगा. क्या? प्लाज्मोडेस्माटा दैट कनेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल्स. अब साइटोप्लाज्म को कौन कनेक्ट कर रहा है? इट इज़ अ प्लाज्मोडेस्माटा. मतलब क्या? लाइक फॉर एग्जाम्पल दीज आर 2 सेल्स. ठीक है, लाइक आई एम ड्रॉइंग 2 सेल्स हियर. दिस इज 1 सेल एंड दिस इज अनदर सेल. ओके, अब 2 सेल है. अब इन दोनों सेल्स के बीच में देयर विल बी 1 होल. ओके, सो दिस इज अ गैप एंड दिस गैप लाइक स्ट्रक्चर जिसको मैं बोलूँगा प्लाज्मोडेस्माटा. दिस इज प्लाज्मोडेस्माटा. तो इसकी वजह से क्या होगा? जो यहाँ की चीज़ें हैं वो यहाँ पे जाएंगी, इस सेल की चीज़ें जो है वो यहाँ पे आएंगी. ठीक है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स होगा. ठीक है, सो दैट कॉजेस कम्युनिकेशन बिटवीन 2 सेल्स. अब देखो ये जो सेल वॉल है, सेल वॉल को वो ट्रांसफर्स कर रहा है, सेल वॉल को कट कर रहा है. इन 2 सेल वॉल के बीच में सेंट्रल स्ट्रक्चर क्या था? ये दिस वॉज कैल्शियम पेक्टेट का मिडल लैमेला, उसको भी ट्रांसफर्स कर रहा है. सो प्लाज्मोडेस्माटा ट्रांसवर्सेस बोथ सेल वॉल एज वेल एज मिडल लैमेला. ठीक है, इंपॉर्टेंट है एंड इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस बिटवीन द नेबरिंग सेल्स. ठीक है, आगे बात यहाँ तक समझ में? वेरी गुड. उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. सो व्हाट इज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम? सो ईच ऑफ द membranous organelle is distinct in terms of its structure and function. Many of these are considered together as endomembrane system because of their functions are coordinated. देखो बेसिक सी बात ये है कि उनको हम लोगों ने एक साथ क्यों रखा है? क्योंकि उनके जो फंक्शंस है, ठीक है, फंक्शंस कैसे है? वो कोऑर्डिनेटेड है, मतलब सारे के सारे एक साथ मिलके काम करेंगे. ठीक है, तो दैट इज नोन एज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन आएगा? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंडो से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स. देखो क्या क्या है? व्हाट ऑल थिंग्स? एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में यू हैव एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, वैक्यूल्स एंड यू हैव लाइसोसोम्स. ठीक है, ये 4 चीज़ें हैं एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में. Okay, since the function of mitochondria, chloroplasts and peroxisomes are not coordinated with the above components, they are not a part of endomembrane system. ठीक है, so what organelles are not a part of endomembrane system? एक mitochondria, दूसरा क्लोरोप्लास्ट, तीसरा पेरोक्सिसोम्स. ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम्स. ऑल्सो उनमें से माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट के पास खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है, इसलिए दे आर सेल्फ ऑटोनोमस, यू कैन से, लाइक दे हैव देयर ओन डीएनए मटेरियल. वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल अब तक ये याद रखो एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम किसी किसे कहेंगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, वैक्यूल एंड लाइसोसोम्स. नॉन एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में कौन कौन आएगा? मतलब जो नहीं है पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसोम्स. ठीक है, लेट्स बिगिन विथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अब ये जो स्ट्रक्चर आपको इस डायग्राम में दिख रहा है, ओके, ये भला बड़ा स्ट्रक्चर, दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ओके, सो दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्टडी करने के लिए हम लोग एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर लगेगा, दैट इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. सो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडीज ऑफ यूकैरियोटिक सेल रिवील द प्रेजेंस ऑफ नेटवर्क और रेटिकुलम. रेटिकुलम का क्या मतलब है? नेटवर्क ऑफ टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स. कैसे है? टाइनी है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स कैसे है? एक साथ है क्या? बिल्कुल नहीं, दे आर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म एंड उसी को हम लोग बोलेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सो व्हाट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? इट इज नेटवर्क ऑफ स्कैटर्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स जो कि साइटोप्लाज्म में स्कैटर हो चुके हैं, उसको हम लोग बोलेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. हेंस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिवाइड्स द इंट्रासेलुलर स्पेस, मतलब सेल के अंदर जो स्पेस है उसको 2 डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट्स, 2 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करेगा, दैट इज लुमिनल एंड एक्स्ट्रा लुमिनल. लुमिनल मतलब क्या? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो स्ट्रक्चर है, अंदर जो पार्ट है, दैट इज नोन एज लुमिनल सरफेस, एंड जो उसके बाहर है दैट इज साइटोप्लाज्म, दैट इज एक्स्ट्रा लुमिनल कंपार्टमेंट. ठीक है, देखो दिस इज इंपॉर्टेंट. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिवाइड कर रहा है इंटू 2 कंपार्टमेंट्स. एक है लुमिनल, दूसरा है एक्स्ट्रा लुमिनल. ठीक है, अब लुमिनल में क्या आएगा भाई? लुमिनल में आएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के इनसाइड वाला पार्ट. ठीक है, और इनसाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एक्स्ट्रा लुमिनल में क्या आएगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को छोड़ के जो साइड में है दैट इज साइटोप्लाज्म है. साइटोप्लाज्म वाला पार्ट इज एक्स्ट्रा लुमिनल. ठीक है, यहाँ तक आगे बात समझ में? ओके,
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफन शोज राइबोसोम्स, ठीक है। राइबोसोम्स क्या होते हैं? स्ट्रक्चर्स होते हैं, दे आर प्रेजेंट बोथ इन प्रोकैरियोट्स एज वेल एज यूकैरियोट्स, राइट, ओके। सो दो शो राइबोसोम्स अटैच टू देयर आउटर सर्फेस, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शो राइबोसोम्स, ये जो दिख रहा है ना आपको इस डायग्राम में, देखो राइबोसोम्स, ये जो ऐसे स्ट्रक्चर्स है, okay, so these are attached to their outer surface. Endoplasmic reticulum bearing ribosomes on their surface are called rough endoplasmic reticulum. देखो जिस endoplasmic reticulum पे ribosomes है उसे हम लोग बोलेंगे rough endoplasmic reticulum, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस पे क्या है? ribosomes है, ठीक है। R for ribosomes, R for rough, okay, easy to remember. उसके बाद जिस पे नहीं है, ठीक है, मतलब जिन endoplasmic reticulum पे there is absence of ribosomes, so they look smooth and so they are called as smooth endoplasmic reticulum, ठीक है। राइबोसोम्स नहीं है, आर नहीं है, रफ नहीं है, स्मूथ है, ठीक है। सो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व्ड इन द सेल्स एक्टिवली इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड सीक्रेशन. तो RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाले रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन है? दे आर इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड सीक्रेशन, ठीक है। क्या सिंथेसाइज करेंगे? प्रोटीन्स, एंड क्या करेंगे? उसको सीक्रेट करेंगे. सिंथेसाइज करने के बाद प्रोटीन विल बी सीक्रेटेड. दे आर एक्सटेंसिव, मैसिव, बहुत सारे, एंड कंटिन्यूस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस. वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर कंटिन्यूस विथ आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस. सेल का मेम्ब्रेन नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन है. जैसे देख रहे हो आप, देख पा रहे हो दिस, ये जो अंदर का पार्ट है ये पूरा न्यूक्लियस है. ये क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है. देखो न्यूक्लियस के कंटिन्यूएशन में है ना ये स्ट्रक्चर्स. ओके, सो दीज आर इन कंटिन्यूएशन विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है. ओके, अब देखो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या था? प्रोटीन सिंथेसिस एंड सीक्रेशन. अब स्मूथ का क्या है? स्मूथ का भी कोई तो फंक्शन होगा ना, क्योंकि अब वो रह रहे हैं, सो दे हैव फंक्शन. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मेजर साइट for synthesis of lipids. Protein, rough, lipid, smooth, ठीक है. In animal cell, lipid like steroidal hormones are synthesized in smooth endoplasmic reticulum. मतलब देखो अब यहाँ पे if I want to write some structure like this, so what I'll write? ये rough endoplasmic reticulum का function क्या है? To synthesize proteins and secrete them, है ना, protein synthesis. वही smooth endoplasmic reticulum का काम क्या है? Lipids and lipid like steroidal hormones, ठीक है. आ रही बात समझ में? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन्स. ओके, वेरी गुड. उसके बाद क्या है? गोल्गाई apparatus. सो व्हाट इज गोल्गाई apparatus? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, who discovered it? It was discovered by a scientist named Camillo Golgi, ठीक है. Camillo Golgi, he first observed densely stained reticular structures, again reticular मतलब tube-like structures near the nucleus. These were later named Golgi bodies after him, ठीक है, उसी का नाम उसने दे दिया, ठीक है. They consist of mainly, अब ये इसका स्ट्रक्चर कैसा है? फ्लैट डिस्क शेप्ड सैक्स और सिस्टर्ने ऑफ व्हाट इज द साइज? 0.5 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, ठीक है. दे आर थिन. ये देखो ये स्ट्रक्चर देख रहे हो आप, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है, दीज आर नोन एज सिस्टर्नी. Okay, what are they known as? Cisternae. They are sac-like structures. They are flat, that is shape, ठीक है. एंड उसको हम लोग बोलेंगे सिस्टर्ने, ठीक है. साइज कितना है उनका? 0.5 to 1 माइक्रोमीटर इन डायामीटर. डायामीटर कितना है? 0.5 to 1 माइक्रोमीटर. दीज आर स्टैक्ड पैरेलल टू ईच अदर. एक दूसरे को कैसे पैरेलल है? कहीं जॉइन हुआ है क्या? बिल्कुल नहीं भाई. देखो ये पैरेलल टू दिस, पैरेलल टू दिस, पैरेलल टू दिस, ठीक है. सो दीज आर पैरेलल टू ईच अदर. वेरिड नंबर ऑफ सिस्टर्ने आर प्रेजेंट इन गोल्गी कॉम्प्लेक्स. देखो हर एक गोल्गी कॉम्प्लेक्स में सेम नंबर बिल्कुल नहीं होगा. दे आर वेरिड, ठीक है. वेरिएशन है उसमें. वेरिड नंबर ऑफ सिस्टर्ने आर प्रेजेंट इन गोल्गी कॉम्प्लेक्स. गोल्गी सिस्टर्ने आर कॉन्सेंट्रिकली अरेंज्ड नियर द न्यूक्लियस, ठीक है. व्हाट इज कॉन्सेंट्रिकली? न्यूक्लियस के यहाँ दे आर अरेंज कॉन्सेंट्रिकली, मतलब ऐसे ऐसे, ठीक है. सो दिस इज कॉन्सेंट्रिक. कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होता है ना, या. सो नियर द न्यूक्लियस कैसे अरेंज्ड है? वो कॉन्सेंट्रिकली अरेंज्ड है विथ कॉन्वेक्स सिस, that is your forming phase, and concave trans, that is the maturing phase. Okay, convex is concave trans, ठीक है. convex is the forming phase and concave trans is the maturing phase. देखो ये बातें आपको याद ही रखनी है, ठीक है. convex cis initiation है, so it is forming phase. concave trans
and it is maturing phase. Okay, it is maturing phase. The cis and trans phase of the organelle are entirely different, but they are interconnected. ठीक है, they are entirely different, so but they are interconnected. ठीक है, कैसे है वो? completely different है but interconnected. This is very important कि वो interconnected है. Golgi apparatus principally performs a function of, उसका function क्या है? Packaging materials to be delivered either to the intracellular targets or secreted outside the cells. ठीक है, उनका function क्या है? They are packaging, they are like Amazon. ठीक है, बस डिलीवरी बॉयज है ये, पैकेजिंग करेंगे और उसको डिलीवर कर देंगे. ठीक है, आइदर इंट्रासेलुलर टारगेट्स मतलब सेल के अंदर ही उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे, या फिर सीक्रेटेड आउटसाइड द सेल, सेल के बाहर सीक्रेट करेंगे, या फिर सेल के अंदर ही उसको सीक्रेट कर देंगे, या फिर डिलीवर कर देंगे. Materials to be packaged in the form of vesicles from the endoplasmic reticulum fuse with the cis phase of the Golgi apparatus and move towards the maturing phase. देखो जैसे हम लोग बोला था स्टार्टिंग फेज क्या है? सिस फेज. सो कोई भी पार्टिकल लाइक समझो देयर इज अ मॉलिक्यूल, तो उसको पैकेजिंग करना है हमको. तो ये मॉलिक्यूल क्या करेगा? आएगा सिस के पास, सिस से ट्रांस तक वो पूरा उसका पैकेजिंग हो जाएगा. ठीक है, एंड ट्रांस से वो रिलीज होके क्या होगा? इट इज़ ट्रांसपोर्टेड. ठीक है, सो गोल्गी कॉम्प्लेक्स का मेन फंक्शन क्या है? द मेन फंक्शन ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स इज पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट. तो अब वो कर रहा है, आ रहा है कहाँ से? कहाँ देखो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? सिस को आ रहा है, वहाँ से ट्रांस पे जा रहा है, ट्रांस से इट इज रिलीज्ड. ठीक है, सो मटेरियल्स टू बी पैकेज इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स. वेसिकल क्या होते हैं? छोटे छोटे गोले होते हैं. ठीक है, स्मॉल स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर्स, पैकेजेस. ठीक है, इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्यूज विद सिस फेज. ठीक है, मूव टूवर्ड्स द maturing phase, that is trans phase. This explains why Golgi apparatus it remains in close association with endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum proteins and lipids synthesize कर रहे हैं. अब उन प्रोटीन्स एंड लिपिड्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम किसका है? गोल्गी कॉम्प्लेक्स का है. इसीलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी कॉम्प्लेक्स आर ऑलवेज इन क्लोज एसोसिएशन, मतलब एक साथ रहते हैं हमेशा. कि जैसे ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन एंड लिपिड सिंथेसिस हो जाता है तो गोल्गी apparatus क्या करेगा? उसको लगेजेस पैक करके उसको ट्रांसपोर्ट कर देगा. राइट, वेरी गुड. सो नेक्स्ट, अ नंबर ऑफ प्रोटीन्स synthesized by ribosomes on the endoplasmic reticulum, they are modified. ठीक है, क्या होगा यहाँ पे? मॉडिफिकेशन भी होगा in the cisternia of Golgi apparatus before they are released from its transphase. ठीक है, ट्रांसफेज से रिलीज होने से पहले कुछ स्पेसिफिक मॉडिफिकेशंस भी किए जाते हैं. ठीक है, ओके. गोल्गी apparatus इज इंपॉर्टेंट साइट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, अब ये बहुत से बार पूछा गया है क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे क्या स्पेसिफिकली फॉर्म होंगी? ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोलिपिड्स. ठीक है, प्रोटीन्स लिपिड्स सिंथेसाइज हो रहा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, लेकिन अब ग्लाइकोप्रोटीन्स ग्लाइकोलिपिड्स में कन्वर्जन मॉडिफिकेशन जो करा था ना हम लोगों ने, हाँ, सो कन्वर्जन इनटू ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड किसने किया? गोल्गी कॉम्प्लेक्स ने किया. आगे बात समझ में. गोल्गी apparatus काफ़ी ईजी है, बस सिस फेज ट्रांस फेज याद रखो, एंड उसके बाद आता है सिस फेज को, फिर ट्रांसपोर्ट, फिर ट्रांस फेज पे आएगा, फिर वहाँ से निकल जाएगा, ट्रांसपोर्ट करेगा. बेसिक फंक्शन क्या है गोल्गी apparatus का? पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट. ठीक है, आगे बात यहाँ पे समझता, यहाँ तक समझ में. ओके, उसके बाद लाइसोसोम्स. व्हाट आर लाइसोसोम्स? दीज आर अगेन मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स. ठीक है, सैक लाइक स्ट्रक्चर्स, लेकिन मेम्ब्रेन बाउंड, मेम्ब्रेन है इनको. ठीक है, फॉर्म बाय प्रोसेस ऑफ packaging in Golgi apparatus. देखो lysosomes they are formed by packaging in Golgi apparatus. These are products of packaging, याद रखना. ठीक है, formed by packaging in Golgi apparatus. उसके बाद the isolated lysosomal vesicles have been found to be very rich in almost all types of hydrolytic enzymes. What is hydrolytic enzymes? जो enzymes break down करेंगे, जो enzymes digest करेंगे substances को. ठीक है, so ये सारे enzymes कहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं? in the lysosomes. ठीक है, so lysosomes they are rich in all type of hydrolytic enzymes. अब क्या क्या है hydrolytic enzymes? एक one by one let us see. Hydrolases like lipases lipids को digest करेंगे, proteases प्रोटीन को digest करेंगे, carbohydrates carbohydrates को digest करेंगे. ठीक है, optimally active at which pH? ज़्यादा एक्टिव कौन से pH पे रहेंगे? एसिडिक pH, मतलब एसिडिक कंडीशंस में these structures are more active. These enzymes are capable of, what is their function? They are capable of digesting carbohydrates, proteins, lipids as well as nucleic acids. जैसे कि मैंने बोला कि हाइड्रोलेसिस या फिर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स का काम क्या है? डाइजेस्ट करना. सो लाइसोसोम्स का बेसिक काम क्या है? दे डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स. ठीक है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट. उसके बाद वैक्यूल्स. सी लेट अस सी व्हाट इज वैक्यूल. लास्ट एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम का लास्ट यू कैन से सेल ऑर्गेनेल बचा है ना. ओके, सो द वैक्यूल इज मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस found in the cytoplasm. It contains क्या क्या है इसमें? अब let us see what all things it contains. It contains water, sap, excretory products and other materials not useful for the cell.
ठीक है, क्या क्या है इसमें, वाटर है, सैप है, सैप मतलब न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो कि एक्सक्रीट करना है, एंड अदर मटेरियल्स नॉट यूजफुल फॉर द सेल. ठीक है. द वैक्यूल इज बाउंड बाय single membrane called tonoplast. So this is again an important question. So single membrane of vacuole is known as, क्या बोलेंगे उसको, it is known as tonoplast. ठीक है, tonoplast. In plant cell the vacuoles can occupy, है ना, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है ना, इट कैन ऑक्यूपाई अप टू 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सेल. लेकिन एनिमल सेल में है क्या, बिल्कुल नहीं, इट इज फाउंड ओनली एंड ओनली इन प्लांट सेल. ठीक है. इन प्लांट्स टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट, अब इसका फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ नंबर ऑफ आयोन्स एंड अदर मटेरियल्स अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इनटू द वैक्यूल. अब मेरे को बताओ ये पैसिव मूवमेंट है या एक्टिव मूवमेंट है, बिल्कुल एक्टिव मूवमेंट है ना. एंड hence their concentration is significantly higher in the vacuole than in the cytoplasm, है ना. वैक्यूल में जो है कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी किन चीज़ों की, सैप की, आयोन्स की, मिनरल्स की. ठीक है, कंसिडर टू देयर सराउंडिंग साइटोप्लाज्म. ओके. अब दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि अब आगे आने वाले. इन अमीबा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन. अब देखो बात आ गई अमीबा की. अमीबा में कौन सा वैक्यूल है, इट कंटेन्स कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल. ठीक है, कौन सा वैक्यूल है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है. काम क्या करेगा ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का, काम क्या है, ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन. ठीक है, व्हाट इज द फंक्शन, ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन. उसके बाद इन मेनी सेल्स एज इन प्रोटिस्टा, ठीक है, प्रोटिस्ट में दे हैव फूड वैक्यूल and they are formed by engulfing the food particles. ठीक है. अब जो सेकेंड है दैट इज योर प्रोटिस्ट, उनमें कौन सा वैक्यूल है, दे हैव फूड वैक्यूल. अमीबा में कौन सा था, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल. यहाँ पे कौन सा है, फूड वैक्यूल. काम ये कैसे बना है, बाय engulfing फूड पार्टिकल्स. देखो आ गई बात यहाँ तक समझ में. ठीक है, हम लोगों ने देखा सारे एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम, हमने देखा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर हम लोगों ने देखा गोल्गी कॉम्प्लेक्स, फिर हम लोगों ने देखा लाइसोसोम्स, एंड अब हम लोगों ने देखा वैक्यूल्स. ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे. बाकी का जो स्ट्रक्चर है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. थैंक यू.